क्या हाल है दोस्तों? नीट विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको अब तक पता चल गया है कि हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम नीट विद्यालय है और ये जो चैनल है डेडिकेटेड है आप जैसे नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपको बेहतर क्वालिटी का कंटेंट जो नीट के लेवल का जो भी बेसिक कंटेंट है या हेवी लेवल कंटेंट है सब प्रोवाइड कराएँगे। यहाँ तक कि जो भी बेहतर गाइडेंस होगा, जो मटेरियल होगा, वो सब कुछ हम प्रोवाइड कराएँगे ताकि आप नीट में बहुत अच्छे रैंक को, बहुत अच्छे नंबर्स को स्कोर कर सकें। मैं सलीम बेग आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा और अभी आपने फिलहाल देख रखा है कि मैंने मैथमेटिकल टूल्स की हेडिंग डाल रखी है। तो अभी हम शुरुआत में सबसे पहले मैथमेटिक्स के ही फंडामेंटल्स को सीखेंगे। आप जानते हैं कि बायो के स्टूडेंट्स को अक्सर जो दिक्कत होती है मैथमेटिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को लेके और बाद में फिजिक्स को करने में उनको और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है क्योंकि उनके बेसिक्स कमज़ोर होते हैं। तो पहले हम बेसिक्स को मजबूत करेंगे जो मैथ के बेसिक्स हैं, उसके बाद में हम लोग फिजिक्स में एंट्री करेंगे ताकि मैथमेटिक्स जैसे प्रॉब्लम जो छोटी-छोटी बीच में आती हैं, वो सारी सॉर्ट आउट पहले से ही हो जाएँ। तो हम लोग यहाँ पे जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक्स या छोटी-छोटी बातों का डिस्कशन करेंगे, जिसमें जनरली हम लोग इन टॉपिक्स को काउंट करेंगे, जो अक्सर हमारी सुनने में आते रहते हैं। कभी-कभी हम लोग इनको नामों को यूज़ भी करते हैं, लेकिन इनके फंडामेंटल्स को नहीं समझते। तो सबसे पहले वेरिएबल कांस्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसी लिस्ट के हिसाब से हम आगे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का होगा। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो लिखा है क्वांटिटीज दैट रिप्रेजेंट वैल्यूज सब्जेक्ट टू चेंज विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और एक्सपेरिमेंट। किसी कॉन्टेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट, सराउंडिंग या फिर वेरिएबल्स या हालात के मुताबिक, ठीक है ना, कोई ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू को क्या है चेंज कर सकती हो, चाहे वो टाइम के हिसाब से हो, चाहे पोजीशन के हिसाब से हो, जैसे भी हो, तो आमतौर पे वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। तो जैसे मान के चलते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी कि v इक्वल टू यू प्लस कितना 80। तो आपको पता है कि ये इक्वेशन तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम बदलता रहता है और वेलोसिटी भी उसी हिसाब से बदलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जो टाइम है वो बेसिक क्या बन गया, वेरिएबल बन गया। और चूंकि वेलोसिटी भी टाइम के साथ में बदल रही है, इसका मतलब ये भी क्या बन गया, वेरिएबल बन गया। तो इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में v और t हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। लेकिन u और a हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो गिवन कॉन्टेक्स्ट में या फिर गिवन सिनेरियो में अगर कोई भी क्वांटिटी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रही है, फिक्स कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो इस गिवन सिनेरियो में जब हम ये इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस केस में आम तौर पे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट। और इनिशियल वेलोसिटी भी हमको पार्टिकल की पता होती है कि किससे स्टार्ट हुआ, तो ये भी हमारे लिए आम तौर पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो गिवन सिनेरियो में हमारे पास में कोई इक्वेशन अवेलेबल है तो उसमें हो सकता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स हो और मल्टीपल कांस्टेंट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, जैसे लाइट की स्पीड यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगर E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर में हम लोग देखें तो मास वेरिएबल हो गई, एनर्जी वेरिएबल हो गई। डिफरेंट डिफरेंट मास की वैल्यू रखने से उससे जनरेट होने वाली डिजन मतलब एनर्जी जो होगी वो पॉसिबली क्या होगी, ई से डिनोट करी जाएगी। लेकिन इसमें जो सी की वैल्यू है, भले ही तुमको लग रहा हो कि भाई ये जो सी है एक वेरिएबल की तरह लिखा है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसका मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू फिक्स्ड है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। मास हमारे लिए हो गया वेरिएबल और एनर्जी भी हमारे लिए क्या हो गई, वेरिएबल। तो आमतौर पे ऐसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट हमेशा के लिए फिक्स कर दिए गए हैं स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए। फिलहाल कुछ ऐसे हैं जो हमेशा पूरे यूनिवर्स में ही सेम रहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट पूरे यूनिवर्स में क्या रहेगी, सेम। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसमें आप जी एम एम अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर होता है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए स्टडी करते हैं तो इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो भी क्या होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं जिसे हम लोगों ने आमतौर पे गिवन कॉन्टेक्स्ट में फिक्स कर दिया है। तो जैसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स की स्टडी करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है
वो फिक्स कर दी गई है। इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की भी वैल्यू जो है वो भी फिक्स कर दी गई है। इसका मतलब वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे सिनेरियोज में या गिवन कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है तो उनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू सिनेरियो या उस कॉन्टेक्स्ट में या उन हालात के मुताबिक चेंज होती रहती है, उनको आमतौर पे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली क्या होते हैं, आमतौर पे फिक्स होते हैं। इसका मतलब उनको हम लोग मतलब आमतौर पे फिक्स्ड कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम अर्थ पे देखें तो अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही क्या हो जाएगी, मून पे जाके जी मून बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जी ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू 9.8 है, और अगर यही चीज मून पे देखेंगे तो यही वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी 1/6 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जी की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो रही है। तो मून पर और अर्थ पे अलग अलग है, लेकिन अर्थ पे हम जब भी अप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू 9.8, और मून पे अप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगा, 9.8/6। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ और मून के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो गया मामला। इसका मतलब अर्थ के लिए अलग कॉन्टेक्स्ट है, मून के लिए अलग कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट वाइज क्या हो गया, जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू जो रहेगी वो फिक्स रहेगी। इसलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये जनरली क्या होगा, गिवन कॉन्टेक्स्ट या सिनेरियो के लिए एक स्पेसिफिक कांस्टेंट बन गया। तो अब हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। अब हम बात आते हैं रियल नंबर्स की। ये थोड़ा हम तेज चलेंगे ताकि हम इस पे ज्यादा लंबा डिस्कशन ना करें, हम अपने काम की बातों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो रियल नंबर्स की बात करते हैं। जनरली इसकी डिफिनेशन आप देखिए क्या है, एनी वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग any value that represents a distance along a continuous line including both rational and irrational values। हम बात करेंगे रैशनल की भी और इरेशनल की भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यह है कि नंबर्स लाइन पर अगर डिस्टेंस को समझाने के लिए कोई भी दो वैल्यूज यूज की जा रही हैं, इसका मतलब आमतौर पे वो रियल नंबर है। इसको सिंपल या आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, ये हमारी एक नंबर लाइन। अगर इसमें कोई भी वैल्यू फिक्स की जा सकती है, इसका मतलब ये मतलब फिट की जा सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आने वाली हर वैल्यू क्या कहलाएगी, एक रियल नंबर कहलाएगी। तो इसका मतलब कहीं पर 0 भी होगा, कहीं पर 1 होगा, कहीं पर 2 होगा, कहीं पर 3 होगा, बहुत दूर जाने पे यहाँ पर कहीं 999 होगा। इसका मतलब ये क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। यही नेगेटिव में देखेंगे तो -1 होगा, -2 होगा, इस तरह से माइनस का 999 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक तरह से रियल नंबर है। और सिर्फ यही नहीं, डेसिमल नंबर्स भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं पर यहाँ पर 0.5 भी होगा, जिसे आप हाफ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आमतौर पे क्या कहलाएगा, भाई डेसिमल नंबर है, लेकिन फिर भी इस नंबर लाइन में फिट हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या कहला रहा है, एक तरह से रियल नंबर कहला रहा है। और अगर हम लोग देखें इसी में कहीं पर क्या हो जाएगा, √2 भी होगा। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसका मतलब 1.414 क्या होगा, 1 और 2 के बीच हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि √2 भी यहाँ फिट हो गया। इसका मतलब √2 भी क्या बन गया, रियल नंबर हो गया। और अगर इसी में आप बात करें 1/√2 की, जिसकी वैल्यू होती है 0.707, इसका मतलब ये क्या हो गया, कहीं 0.5 के थोड़ा सा आगे हुआ। इसका मतलब ये भी फिट हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक तरह से रियल नंबर हो गया। इतना पता चल रहा है कि चाहे वो फ्रैक्शन में लिखे हो 1/2, 2/3, 3/5, 7/5, या फिर 0.5, माइनस का 0.5, माइनस का 0.7, माइनस का 3/7, माइनस का √3, माइनस का 1/√3, प्लस का √3, प्लस का √5, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। वो सारी के सारी इस नंबर लाइन पे सेट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सब क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये कि रियल नंबर्स के अलावा भी कोई होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। मतलब अगर आप उसको मैथमेटिकल में समझना चाहें तो आमतौर पर आयोटा वैल्यू के तरह में देखे जाते हैं। ऐसे नंबर जिसमें क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर जैसे माइनस आ गया, तो ऐसे नंबर्स जनरली जहां से आते हैं, इसका मतलब क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। मतलब फिजिकल फिनोमेना में इसकी एग्जिस्टेंस का कोई भी बिहेवियर हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कोई खास स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि रियल नंबर जो इस रियल नंबर की लाइन पर एग्जिस्ट करने लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स कहलाएंगे। और अगर अंडर रूट के अंदर -1 वाले आ गए, इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। तो अगर अंडर रूट -3 है तब भी क्या हो जाएगा,
आप लिखोगे 3 आयोटा, इसका मतलब ये हुआ, ये आई नहीं है, आई कैप नहीं है, ये याद रखिएगा, ये आयोटा है, मैथमेटिक्स से लिया गया, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर्स हो गया। इसका मतलब इस लाइन में कुछ भी फिट किया जा सकता है, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आ गई होगी बात। हम अभी इन सब पैरामीटर्स को समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात अभी। तो अब रियल नंबर्स के बारे में हम समझ गए हैं, तो अब हम लोग समझते हैं इंटीजर के बारे में। बहुत सिंपल सा है, रियल नंबर लाइन से ही कनेक्टेड है, क्योंकि जितने भी नंबर्स अभी हमने सुने, चाहे वो इंटीजर बोलें, चाहे वो फ्रैक्शनल बोलें, चाहे वो डेसिमल बोलें, चाहे रैशनल बोलें या इरेशनल बोलें, ये सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सिर्फ आयोटा वाली वैल्यूज को हटा के सब के सब क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब जितने नाम है सब रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज आमतौर पे क्या कहलाते हैं, इंटीजर। तो इस नंबर लाइन पर मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक, यहां पर कहीं पर जीरो है, इसका मतलब बोल चुके डेफिनेशन, ये भी इंटीजर है। इसका मतलब यहाँ वन एज अ होल नंबर है, इसका मतलब इंटीजर है। इसका मतलब टू भी इंटीजर है। आगे कहीं पर क्या हो जाएगा, 555 होगा, इसका मतलब ये भी इंटीजर होगा। इसका मतलब अगर कहीं पर यहाँ लिखा है 1.5 तो ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल फिगर हो गया। और जब आप इसको लिखोगे तो 3/2 लिखोगे, इसका मतलब रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं या पीवाईक्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, इंटीजर नहीं हुआ। इसका मतलब इंटीजर वो है जो अपने आप में कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है। इसका मतलब ये होगा डिवीजन के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। आमतौर पर क्या होगा, ये क्या कहलाएंगे, ये होल नंबर्स कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज है, -1 है, -5 होगा, कहीं पर -10 होगा। इसका मतलब ये कंप्लीट होल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात कि जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे नेगेटिव हो, इसका मतलब आमतौर पे क्या है, वो रियल नंबर्स भी हैं और साथ साथ क्या हो गए, इंटीजर्स भी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इंटीजर्स, आप इसे याद रखिएगा कि ऑल इंटीजर्स आर क्या हो गए, रियल नंबर्स। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आमतौर पे आई इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो इसका मतलब ई का मतलब होता है एलिमेंट, मतलब उसका पार्ट है। इसका मतलब रियल नंबर्स के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। इसका मतलब ये जो रियल नंबर है एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसी में छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, उसी में रैशनल है, उसी में रैशनल भी है, सब इसी में ही आते हैं। तो अब दूसरी बात समझते हैं जरा, एक बार कलेक्टिवली हम बात को समझेंगे बाद में। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल एंड रैशनल नंबर, देखिए फ्रैक्शनल और रैशनल में ज्यादा फर्क नहीं है, अभी हम इस डिफरेंस को समझेंगे। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को थोड़ा सा भी हम हटा देते हैं। तो आप इस रैशनल पे ध्यान दीजिए, तो नंबर दैट कैन बी रिटन एज p बाई कितना q, वेयर p एंड q आर क्या हो गए, इंटीजर्स। इसमें कंपलसरी यही बात है कि अगर आप इसको कोई भी चीज को जैसे 1.5 को आप जब लिख रहे हैं तो 3/2 लिख रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये आमतौर पे हम लोगों के लिए क्या हो गया, डेसिमल फिगर्स में हो गया। लेकिन अगर हमने इसको p बाई q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 या फिर 3/2 क्या हो गया हमारे लिए, रैशनल नंबर हो गया। याद रखिएगा रैशनल नंबर जनरली क्या हो गया, p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हो, और इसमें p बाई क्यू में जो भी वैल्यूज होंगी जैसे p और q दोनों के दोनों इंटीजर होना कंपलसरी है। लेकिन क्या होगा, फ्रैक्शनल का मतलब है किसी चीज को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख देना, बस फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्मेट हम लोग ये भी बोलेंगे कि x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखा गया। तो ये आमतौर पर फॉर्मेट को डिस्क्राइब करता है, हालांकि ये नंबर सिस्टम से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि रैशनल और आमतौर पर फ्रैक्शन दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इतना आपको बात समझ में आई होगी कि रैशनल नंबर आमतौर पर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग आमतौर पर रेशियो के फॉर्मेट में या फिर हम लोग ऐसे तरह से फ्रैक्शन के फॉर्मेट में या फिर पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते होंगे। और ये जो दो नंबर पी वाई क्यू के टर्म में लिखे हैं, ये दोनों अपने आप में क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब इसे रैशनल की बात करते हैं, तो अब अभी आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे सब कि नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर ऐसे वो होते हैं जैसे रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शंस, इनको लिखा ही नहीं जा सकता है। डेसिमल्स गो ऑन क्या हो गया, फॉरएवर। तो क्या होगा कि जैसे पाई की वैल्यू है, अब पाई को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अच्छा, एक कंफ्यूजन आता है यहाँ पर, अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर पाई को आप देखेंगे तो पाई की जो वैल्यू है
वो कोई रिपीटिशन फिगर्स में नहीं आती, वो हमेशा फॉरएवर चलती चली जाती है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, इसका एक इनकोडर मतलब एक तरह से डिकोड होके वैल्यू निकल के आती है और बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये खत्म होने के नाम नहीं लेगी। इसका मतलब आम तौर पे ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो जैसे पाई हो गया, जैसे √2 हो गया, ये रैशनल नंबर है। आप इनको दो सिंपल रेशियो के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। आप कोई ऐसी p बाई q की वैल्यू नहीं लिख सकते जो √2 को कंप्लीटली डिनोट कर दे, मतलब एग्जैक्टली फिगर कर दे कि हाँ भाई ये इसको डिवाइड करके ऐसा ही डेटा निकल के आएगा। ठीक है ना। सेम चीज पाई को भी आप किसी चीज में नहीं लिख सकते कि p बाई q में लिख दें कि इसमें फाइनल में क्या हो जाएगा, सेम डेटा निकल के आएगा। हाँ ये है कि पाई को हम करीब करीब 22/7 लिखते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि अरे पाई की वैल्यू है 22/7। नहीं, पाई की वैल्यू नहीं है 22/7। पाई को थोड़ा क्लोजली लिखा जा सकता है 22/7, थोड़ा हमारे लिए आसानी करने के लिए बनाया गया है। वरना 22/7 की वैल्यू और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी दूर के बाद में फिर डिफर करने लगती है, और इसमें तो रिपीटिशन आता है और पाई की वैल्यू में रिपीटिशन नहीं आता। वो हमेशा क्या होगा, नए नंबर जनरेट करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाई की वैल्यू को p बाई q फॉर्मेट में जो हमने लिखा हुआ है 22/7, ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, बस ये हमें समझने के लिए लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पाई स्क्वायर को कभी कभी अंदाजे से 10 लिख देते हैं, तो अब बोलो अरे पाई स्क्वायर तो 10 के बराबर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंटीग्रल नंबर हो गई। तो कैसे हो सकता है कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर एक इंटीग्रल नंबर हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि पाई की जो 22/7 वैल्यू हम लोग यूज करते हैं वो एक करीब करीब वैल्यू है, लेकिन इसकी एग्जैक्टली p बाई q फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब पाई को हम लोग किसी दो रेशियो के फॉर्मेट में कभी लिख ही नहीं सकते, और जब नहीं लिख सकते इसका मतलब पाई क्या हो गया, हमारे लिए इरेशनल नंबर हो गया। और सेम चीज हो गई √2, यही चीज हो गई √5, और ऐसे तमाम वैल्यूज हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो के टर्म में नहीं लिख सकते। आमतौर पर क्या कहलाता है, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने यहाँ पर जो चीज सीखी है इसको हम जरा एक बार कलेक्टिवली लिख लेते हैं। आपने देखा कि रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में इसी में ही इंटीजर्स आते हैं, ठीक है ना। इसी में ही हमारे लिए रैशनल नंबर्स आते हैं, और इसी में ही हमारे पास में इरेशनल नंबर्स आते हैं, और इसी में हम लोग कभी कभी बोल देते हैं डेसिमल्स, ठीक है ना, और इसी में ही हम लोग बोल देते हैं फ्रैक्शन। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल्स और ये सब में। तो अभी हमने मोटे मोटे तौर पे इंटीजर्स को समझा, होल और कंप्लीट नंबर, रैशनल नंबर जिसे हम लोग p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकें, इसका मतलब वो, और रैशनल नंबर जिसे हम लोग p बाई q के फॉर्मेट में ना लिख सकें। बाकी डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट लग गया 1.33, 1.5, आमतौर पर डेसिमल फिगर्स कहलाते हैं। फ्रैक्शन का मतलब x बाई y फॉर्मेट में या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मेट है, आमतौर पे क्या होगा, सब के सब क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शनल फॉर्मेट कहलाएंगे। तो याद रखिएगा कि इंटीजर्स भी रियल नंबर्स हैं, रैशनल भी रियल नंबर्स हैं, और इरेशनल भी रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब इंटीजर्स क्या है, जैसे 2, 3, -5, -7, माइनस क्या हो जाएगा 12, 0, +5, प्लस कोई भी वैल्यूज होगी, होल नंबर होगी तो इंटीजर्स है। और रैशनल में 1.5, -1.5, माइनस का 3/2, माइनस का 1/2, माइनस का 5/2, प्लस का 7/2, कुछ भी होगा, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट की वैल्यूज को रेशियो के फॉर्मेट में और ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इरेशनल नंबर इसका मतलब जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, -√2 हो गया, -√5 हो गया, और जैसे पाई हो गया, इन सबको आप क्या कर सकते हैं, सिंपल दो रेशियो में नहीं लिख सकते, मतलब p बाई q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि जैसे रैशनल नंबर में ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चले पाई बाई यहाँ पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो पाई बाई 1 में पाई ऊपर नीचे 1, तो आपने इसको p और बाई q फॉर्मेट में लिखा, कहने को तो हो सकता है। तो इसका मतलब आप सोचेंगे अरे ये तो रैशनल नंबर हो गया। नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, और जबकि पाई एक इंटीजर नहीं है, पाई एक इरेशनल वैल्यू है। इसलिए p बाई q जो फॉर्मेट है, मतलब पाई को हम लोग बोल सकते हैं कि पाई बाई 1 का मतलब फ्रैक्शनल तो हो सकता है कि हमने दो रेशियो के फॉर्मेट में लिखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दिया,
तो पाई जो है हमारे लिए फ्रैक्शनल वैल्यू तो हो सकता है, लेकिन रैशनल वैल्यू नहीं हो सकता। हम लोग पाई को रैशनल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब रैशनल हो गया तो इरेशनल कैसे हो जाएगा, और इरेशनल हो गया तो रैशनल कैसे हो जाएगा, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब आप कोई भी चीज, जैसे √2 है, √2/1 कर दीजिए, लीजिए आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिख दिया, लो बन गया फ्रैक्शन। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने p/q फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ऊपर भी इंटीजर तो नीचे भी इंटीजर, कि ऊपर क्या है √2, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि पाई की वैल्यू जो 22/7 हम लोग लेते हैं, ये सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये एक तरह से 22/7 एक तरह से रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो एक तरह से क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये बात बेसिक याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया जाए कि कौन सी वैल्यूज किस तरह की हैं। तो इसमें देखते हैं √2 की सबसे पहली बात। हमने बोला रूट है तो पक्की बात है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। और इरेशनल होगा तो भाई सीधी बात है, यहाँ जितने नंबर्स लिखे हैं सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूँ 2 + 3i। याद रखिएगा ये ijk वाला वेक्टर वाला i नहीं है, ये आयोटा है। इस आयोटा का मतलब यहाँ पर होता है अंडर रूट माइनस कितना हो गया 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आमतौर पे इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब बस यही इमेजिनरी यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, बाकी जितने नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे क्या है, रियल। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स में रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर सब के सब नाम आते हैं। जनरली आपको पता है, इसका मतलब सारे के सारे वो क्या है, रैशनल नंबर्स ही हैं। तो यहाँ पर ये भी देखेंगे तो हमारे लिए क्या हो गया, इरेशनल। और अगर भाई पी/क्यू फॉर्मेट में लिखा तो है, लेकिन फिर भी क्या है, ये नीचे रैशनल इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इरेशनल। लेकिन ये पी/क्यू फॉर्मेट में लिखा है, डिवीजन में लिखा है, तो ये फ्रैक्शनल तो होगा ही, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा है, लेकिन रैशनल भी है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर हो गया। -2/5 ये क्या हो गया, भले ही निगेटिव हो, इंटीजर अपॉन इंटीजर पी/क्यू में लिखा है, इसका मतलब रैशनल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 75 ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन √2 के नीचे भाई डिवाइड कर रहे हैं तो √2 तो रैशनल है, तो ऊपर तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये क्या बन गया, इरेशनल बन गया। नीचे इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या बन गया, इरेशनल बन गया। ये तो इंटीजर ही है, इसका मतलब इंटीजर हो गया, या फिर क्या हो गया, होल नंबर हो गया। +18 है तो 18 तो होल वैल्यू हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। माइनस में भले ही हो लेकिन है तो होल वैल्यू, इसका मतलब इंटीजर है। 0 भी क्या हो गया, इंटीजर है। पाई क्या है, पता है रैशनल है। इसकी सारी बिरादरी क्या हो गई, सब की सब क्या हो गई, इरेशनल हो गई, क्योंकि ये कभी भी होल नंबर नहीं देने वाले, ये रैशनल भी नहीं बनने वाले। ये भी क्या हो गई, इरेशनल। ये भी क्या हो गई, इरेशनल। अब -2 × 10⁵ क्या फर्क पड़ता है, 2 0 0 0 0 का वो इंटीजर वैल्यू तो देगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया। इसका मतलब 5 × 10 ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इसका मतलब 10⁻2 100 का मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। 10⁻⁻5 अरे भाई 1/1 5 0 जोड़ दो, ठीक है ना। इसका मतलब 1/ इस फॉर्मेट में लिखा है तो पी/क्यू फॉर्मेट में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर तो नहीं है, रैशनल है। और कभी-कभी हम लोग इसको 0.00 करके लिख सकते हैं, इसका मतलब ये डेसिमल भी हो गया। और चूंकि 1/ इसमें लिखा है तो हम तो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखा ही है न्यूमरेटर में, तो ये फ्रैक्शनल भी हो गया। लेकिन मेनली नंबर सिस्टम में तो रैशनल कहलाता है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर हो गया। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, कौन सा इमेजिनरी है। अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, मतलब ये फिनोमिना क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी फिनोमिना है। लेकिन अगर ये नंबर्स कहीं पर कलेक्टिवली आ रहे हैं लेकिन ये सारे फिनोमिना के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो फिनोमिना क्या है, रियल फिनोमिना है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, हम लोग और दूसरे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब हमारे सामने आता है वो नाम जो बार-बार हमारी ज़बान पे आते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आते हैं कि अरे भाई ये होते क्या हैं। तो एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो जनरली क्या है, इसका पहले आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि यहाँ पर क्या बोले, अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंबाइंस नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू। मीनिंगफुल वैल्यू, कि अपनी बात को समझाने के लिए आप नंबर्स, वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स या ऑपरेटर्स का जो एक कलेक्शन लिखते हैं, वो आमतौर पे क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सप्रेशन।
उसकी कोई मीनिंग आपकी और मेरे लिए हो सकती है, लेकिन फिलहाल क्या है कि हम लोग इसको बैलेंसिंग इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन लगा के नहीं लिखते। सिंपल से एक एग्जांपल है, मैं बोलूं कि भाई एरिया ऑफ द सर्कल बता दे, तो पाई आर स्क्वायर आपने बोला, तो आपने कांस्टेंट का यूज किया, आपने एक वेरिएबल का यूज किया और उन वेरिएबल्स को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया। तो ये तो मल्टीप्लाई है, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो प्लस हो गए, माइनस हो गए, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, या इंटीग्रेशन वाले साइंस हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। की कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर कांस्टेंट और वेरिएबल का कलेक्शन लिखा गया है, और हमने बस ऐसे ही लिख दिया है कि भैया पाई आर मतलब एरिया ऑफ द सर्कल बताओ, तो तुमने बोला पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, किसी बात को हम बस क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सेम चीज है कि हमने बोला कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्या हो जाएगा, एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताओ, तो आपने बोला m इंटू जी इंटू कितना हो गया h। तो मल्टीप्लाई भी यूज कर लिया है हमने, हाइट एक वेरिएबल को यूज कर लिया, तो यहाँ कांस्टेंट यूज हो गया। हो सकता है मास उस टाइम पे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, तो वो यूज कर लिया। इसका मतलब आपने कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ द ऑपरेटर लिखा है। लेकिन आपने क्या किया, इसमें एनर्जी वाला पोर्शन हटा दिया, मैंने खाली ये पूछा कि बता दे कितना होता है, तो बोला mgh होता है, तो बस mgh बोल दिया। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। आप डेटा को कलेक्टिवली लिख रहे हैं लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे, इसका मतलब सिर्फ आप अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें कोई वैलिडिटी वगैरह चेक करने की बात नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बात को समझाना है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो मैंने बोला कि यार मैं तुझको पैसे दूंगा, ठीक है ना, मैं पैसे दूंगा, कितने दूंगा, मैं तेरे नंबर के हिसाब से दूंगा, या फिर क्या हो जाएगा, ये आज डेट के हिसाब से दूंगा। तो 2x प्लस, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि डेट के हिसाब से दूंगा, तो 2 इंटू आज की क्या हो जाएगा, डे, डे मतलब जनवरी को 0 मान लेते हैं, दिसंबर को 365, तो 2 इंटू डे प्लस कितना हो जाएगा 500। तो डे यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल। तो मैं बोल रहा हूँ कि पैसे मैं इस हिसाब से दूंगा, मैंने कुछ और नहीं लिखा, बस इतना लिखा, 2 इंटू डी प्लस 500। इसका मतलब तुझको इतने पैसे दूंगा, आज का डे देख ले कि कौन सा डे बन रही, कौन सी तारीख बन रही है, इसका मतलब उस हिसाब से डे कैलकुलेट कर ले और उसके हिसाब से मैं तुझको क्या दे दूंगा, उतने पैसे दे दूंगा। अब जैसे जनवरी की 31 तारीख है, तो 31वां दिन हो गया, इसका मतलब 2 इंटू ये हो गया प्लस 500 हो गया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ना। और नेक्स्ट डेट में क्या हो जाएगा, दूसरा डे हो जाएगा, दूसरा डे हो जाएगा, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, पैसे की वैल्यू जो होगी बदल जाएगी। तो मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं इसके हिसाब से दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सिंपल सा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसका मतलब इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब कोई भी चीज लिखी हुई है आमतौर पे वेरिएबल और कलेक्शन मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट और ऑपरेटर्स के कलेक्शन के हिसाब से, तो वो आमतौर पे क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। कुछ भी लिखा हो बस जनरली वो क्या है, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट चीज आपने सुनी होगी, एक्सप्रेशन के साथ साथ इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक्सप्रेशन की बात आती है तो इक्वेशन भी साथ साथ चला आता है। तो इक्वेशन क्या होते हैं कि जनरली क्या होगा कि आप बोल रहे हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट डेट असर्ट, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट डेट असर्ट द इक्वलिटी ऑफ द टू एक्सप्रेशन। इसका मतलब इक्वलिटी ऑफ द टू इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, असर्ट करते हैं। मतलब हमने बोला कि क्या कहते हैं, 2x प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है, और 3x माइनस कितना हो गया 5 दूसरा एक्सप्रेशन है, और हमने क्या कर दिया, इक्वल टू कर दिया। अब हमारे लिए क्या बन जाएगा, दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के सामने लिख दी गए हैं, इसका मतलब आमतौर पर क्या कहलाएंगे, इक्वेशन कहलाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे u प्लस 80, ठीक है ना, तो मैंने सिर्फ यहाँ इक्वल टू का कोई साइन नहीं लगाया, तो ये मेरे लिए एक्सप्रेशन है। लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस 80, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जनरली क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ द टू एक्सप्रेशंस को लिख देते हैं, आमतौर पे वो कहलाता है इक्वेशन। तो इसका मतलब फिजिक्स में जितने भी फार्मूले E इक्वल टू mc स्क्वायर से लेके जितने v इक्वल टू u प्लस 80, वर्क डन का फार्मूला हो गया, या कोई भी मोमेंटम का फार्मूला हो गया, कोई भी फार्मूले आपने पढ़े, सारे के सारे क्या हैं, इक्वेशन। क्योंकि आप वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को किसी तरह से आप बैलेंस करके लिख रहे हैं। जैसे मान के चलते P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू √2m क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, दोनों को असर्ट कर दिया इक्वल टू के साइन से। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कहलाएगा, एक तरह से इक्वेशन कहलाएगी। तो फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इक्वेशन कहलाएंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं, लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो सकती हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं, चाहे वो लॉग में हो सकती है, तो y इक्वल टू लॉग बेस e क्या हो गया x, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग बेस e वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 1। इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब इक्वेशंस ही तो हैं। इसका मतलब चाहे तो आप लीनियर में लिखिए तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में लिख दीजिए, या y इक्वल टू 2x प्लस 1 में लिख दीजिए, तो आप इक्वल टू का साइन लगा के लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक में लिख दीजिए, चाहे आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिख दीजिए, तो ये क्या है, इक्वेशन। चाहे आप साइमल्टेनियस में लिखिए, चाहे एक्सपोनेंशियल में लिखिए, y इक्वल टू e की पावर कितना हो जाएगा 2x प्लस 5, इसका मतलब ये क्या है, ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक तरह से इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया है, फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इक्वेशन। इसका मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशन या दो एक्सप्रेशन को आमने सामने रख के हम जो इक्वल टू का साइन लगा के जो फाइनल रिजल्ट बनाते हैं वो आमतौर पे क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। तो आमतौर पे ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक कलेक्शन है जिसमें इक्वल टू का साइन भी क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। तो जनरली हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। फिर अगला जो हम लोग नाम फेस करते हैं वो फेस करते हैं फंक्शन, कि भाई फंक्शन क्या है। यहाँ पर देखिए नाम जैसे लिखा है कि इक्वेशन अलग चीज को डिस्क्राइब करती है, लेकिन फंक्शन उसी बात को समझाने का दूसरा नजरिया है। तो डेफिनेशन कह रही है रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द इनपुट इज पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द क्या हो गया आउटपुट। अब देखो बहुत खतरनाक भोगाली सी डेफिनेशन है, लेकिन बात समझ में आ जाएगी कहना क्या चाह रहे हैं। इतनी बात समझ में आए कि यार यहाँ पर कुछ इनपुट इनपुट टाइप की बात हो रही है और यहाँ पे कुछ इनपुट हो रही है, फिर यहाँ पे कुछ और भी कह रहे हैं, जरा देखते हैं। एन इनपुट आउटपुट रूल that transform a variable into a unique result based, ठीक है ना। इसका मतलब on a specific set of instruction। ये बात भी समझ में नहीं आई, लेकिन समझते हैं ना क्या कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट को रिलेट करने वाला एक ऐसा रूल जनरली जो बताता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या है, लेकिन कैसे, एक आउटपुट, सिर्फ एक आउटपुट, लेकिन क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनपुट के बीच का क्या हो जाएगा, रिलेशन बताने वाला फैक्टर, या फिर आमतौर पे ऐसी कोई भी चीज क्या कहलाएगी, वो आमतौर पे फंक्शन कहलाएगी। इसका मतलब इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, आउटपुट एक हो सकता है। इनकी मैपिंग को क्लियर करने वाला जो फैक्टर है, जो रिलेशन है, जो भी बात समझाने वाली कोई भी इक्वेशन हो, वो आमतौर पे क्या कहलाएगी, फंक्शन कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट आउटपुट रिलेशन की बात बताता था। इनपुट आउटपुट क्या, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट क्या हो गया, वेरिएबल। इसका मतलब इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल को रिलेट करने वाला आमतौर पे कोई भी इक्वेशन, कोई भी चीज ऐसी जो इनके रिलेशन को डिस्क्राइब कर दे, तो आमतौर पे वो क्या कहलाएगी, फंक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी हमको, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फंक्शन को देखें तो एग्जाम्पल उठाते हैं, E इक्वल टू एम इंटू कितना हो गया सी। तो पता चल रहा है कि हम मास की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को रखेंगे तो एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएंगी। तो पता चल रहा है कि जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडिंग ये हो जाएगा अपॉन क्या हो गया, मास। तो मास के वेरिएबल पे क्या करी, डिपेंड करी। तो इसका मतलब ये हो गया इनपुट वेरिएबल और ये हो गया आउटपुट वेरिएबल। और इस इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल को समझाने के लिए हमने किसका यूज किया है, एक इक्वेशन का। तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन मास, दैट इज एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, मास। तो इसका मतलब है किसी भी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के लिए फंक्शन होने का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन। इसका मतलब रिलेशन को समझाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स में भाई रिलेशन अगर एक वेरिएबल दूसरे से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ ये है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, मास, तो सेम चीज क्या होगा, वेलोसिटी u प्लस कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट किसके हिसाब से निकल रही है, टाइम के हिसाब से। इसका मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी एंड टाइम इज रिलेटेड टू क्या हो गया, ईच अदर। टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वेलोसिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएगी। इसका मतलब वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, इसका मतलब वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, दैट इज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब रिलेशन को समझाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एसी में जो पावर कंजप्शन हो रही है, ठीक है ना, वो हो सकता है कि रूम के टेम्परेचर के हिसाब से हो,
तो रूम में जब का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो पावर कंजप्शन ज्यादा है। तो मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है 2T प्लस कितना हो जाएगा 100 और कितनी पावर कंजप्शन हो रही है, मान के चलते हैं कि वॉटेज में मतलब कंजप्शन हो रही है। तो इसका मतलब पावर इज डिपेंडिंग अपॉन रूम टेम्परेचर, दैट इज क्या हो जाएगा, पावर इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो पावर अगर फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर है, इसका मतलब टेम्परेचर एक इनपुट वेरिएबल हो गया और पावर एक आउटपुट वेरिएबल हो गया। इसका मतलब पावर एंड ये दोनों टेम्परेचर एक दूसरे से, दोनों वेरिएबल एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेट कर रहे हैं इसका मतलब दोनों एक दूसरे, मतलब दो आउटपुट वेरिएबल है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो देखो आउटपुट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, टाइम। आप इसको अपोजिट नहीं लिख सकते कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ क्या हो गया, पावर। जरूर ये नहीं, आपको ध्यान रखना है एक आउटपुट वेरिएबल है, मल्टीपल इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं। इसका मतलब आउटपुट वेरिएबल्स की इनपुट वेरिएबल जो डिपेंडेंसी होती है, जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझाने के लिए आमतौर पे हम जो इक्वेशन लिखते हैं, जो एक्सप्रेशन लिखते हैं या जो भी बात लिखने की कोशिश करते हैं, वो आमतौर पे क्या कहलाती है, फंक्शन। तो जनरली फंक्शन सिर्फ यूज किया जाता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को। तो एक आउटपुट वेरिएबल और मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं, जनरली आमतौर पे क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही वेरिएबल की बात करिए, लेकिन अब याद करो कि आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी a sin ओमेगा t माइनस क्या हो गया kx। तो किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी स्पेसिफिक टाइम और किसी स्पेसिफिक दूरी पर, कहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस वेव को कितनी दूरी पे जाके स्टडी कर रहे हैं और किस टाइम इंस्टेंस पे स्टडी कर रहे हैं, उन दो बातों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल होगा या वाइब्रेटिंग पार्टिकल होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना ऊंचाई तक गया, कितनी दूरी पर है वो वेव, उस पर डिपेंड करता है, और कितने टाइम बाद हमने स्टडी किया है इस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड क्या हो गया, पोजीशन। इसका मतलब आउटपुट वेरिएबल हो गए और ये क्या हो गए, इनपुट वेरिएबल हो गए। तो हमें पता चला कि आउटपुट से वन पॉसिबल है और यहाँ पर क्या हो गया, मैनी पॉसिबल है। इसका मतलब मैनी इनपुट टू वन आउटपुट रिलेशन जो होता है डिस्क्राइब करने का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो आमतौर पे फंक्शन वो कॉन्सेप्ट है, वो कीवर्ड है, वो नाम यूज किया जाता है जब हमें इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल के बीच में, इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल के बीच में रिलेशन को समझाना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स की बात करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं इसीलिए कि आउटपुट वेरिएबल एक होगा, इनपुट वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 10 50 500 भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट वेरिएबल जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, एक होगा। और ये वाइस वर्सा रिलेट करता है कि नहीं, इसको आप बेफिक्र रहिए, इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाइए। जनरली क्या होता है, ये नहीं करता है। ऐसा नहीं कि पावर डिपेंडेंसी डिपेंड कर रही टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा पावर पे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर सकता पावर ऑफ द एसी पे, लेकिन यह है कि पावर ऑफ द एसी का जो कंजप्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है। अब यह है कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिपेंड करता है टाइम और पोजीशन पे, लेकिन पोजीशन थोड़ी डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पर। इसका मतलब ये, इसको रिवर्सिबल फॉर्मेट में स्टडी नहीं कर सकते। इसका मतलब आउटपुट वेरिएबल का इनपुट वेरिएबल से जो रिलेशन है उसको स्टडी करने को या फिर उसको समझाने के तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया। तो फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि फंक्शन को हम लोग और कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी आप फंक्शन को लिखते हैं तो कॉन्टिन्यूअस वे में लिखते हैं, ठीक है ना। एक बिहेवियर होता है, जनरली हम लोग उसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मोड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने बोला कि E इज इक्वल टू एम इंटू कितना हो गया, सी स्क्वायर। आपको पता है कि मास बेसिकली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मास के लिए क्या है, ये इक्वेशन क्या है, वैलिड। नेगेटिव मास वैसे भी एग्जिस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी मास रखे जाएंगे वो पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ ये m की ग्रेटर देन 0 वैल्यू के लिए भी क्या हो गया, पूरा पूरा एग्जिस्ट करता है। और चाहो तो आप 0 लोगे तो उस टाइम पे एनर्जी 0 हो जाएगी, उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि V इक्वल टू, अगर आपने U प्लस क्या लिया, 80 लिया, तो ये कॉन्सेप्ट था एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ कितना हो गया, मास। तो आपने इसको ऐसे समझा दिया। लेकिन अगर आपने V इक्वल टू U प्लस 80 लिया तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने टाइम ग्रेटर देन क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। तो 0 भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता इक्वेशन में कि 0 पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वेलोसिटी 0 ही होगी। लेकिन यह है कि आप t इक्वल टू 0 से लेके और फ्यूचर तक कभी भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कॉन्टिन्यूअस मोड में ये t की ग्रेटर देन 0 डोमेन के लिए वर्क करेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और जब मैंने वर्ड बोला ना डोमेन, डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो डोमेन, वाई एक्सिस पे जितनी वैल्यूज आएंगी वो क्या कहलाएंगी, रेंज। तो एक तरह से एक्स एक्सिस में फंक्शन कहां तक जा सकता है, उसकी जो औकात है वो कहलाती है डोमेन, और वाई एक्सिस में फंक्शन कितना ऊपर नीचे जा सकता है, इसका मतलब जो उसकी औकात है वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस मोड में लिखा है, टुकड़ों में करके नहीं लिखा। लेकिन क्या होता है कि आप फंक्शन को जब लिख सकते हैं तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, जनरली हम लोग आमतौर पर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन का मतलब, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं पीस वाइज फंक्शन का, कि जब आप बात करते हैं पीस वाइज फंक्शन की तो आपको उसको टुकड़ों में तोड़ के लिखना है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं पीस वाइज की, उसमें कौन सी थी, कॉन्टिन्यूअस मोड में था। मैं बोलूं कि यार मैं तेरे को इनाम दूंगा, नीट में तेरे स्कोर आए, ठीक है ना, और स्कोर जो आए हैं उसी हिसाब से मैंने डिसाइड किया मैं तुझको इनाम दूंगा। अब वो जो इनाम दूंगा वो कुछ इस तरह से डिपेंड करता है कि जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, ठीक है ना, जो रिवॉर्ड आर है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, मार्क्स, या फिर क्या हो गया, स्कोर पे। तो मैंने बोला कि रिवॉर्ड जो है वो फंक्शन ऑफ मास है, तो मैंने ये चीज सोच के रखी है। तो मैं किस तरह से डिपेंड करेगी, अब हम डिपेंड करेंगे कि इतना तो पता है कि रिवॉर्ड डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ मास पे। तो रिवॉर्ड कुछ इस तरह डिपेंड कर रहा है, मान के चलते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि जो नीट में स्कोर आएगा उस हिसाब से बनाएंगे, तो सबके स्कोर बराबर तो होंगे नहीं, और सभी को एक जैसा रिवॉर्ड भी नहीं दे सकते। किसी के नंबर बहुत अच्छे हैं तो उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देना पड़ेगा, किसी के नंबर बहुत खराब है तो उसको तो वे लात घुसे ही पड़ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ना रिवॉर्ड देंगे, ऊपर से हॉकिंग अलग से, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो रिवॉर्ड्स डिपेंड कर रहा है मार्क्स से। इसका मतलब अगर मार्क्स 250 के नीचे हैं, 250 के नीचे, इफ मार्क्स इज लेस देन 250, इसका मतलब हम 1 रुपया नहीं देंगे, हम उसको 0 पे देंगे, क्योंकि 250 नंबर के लायक भी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक भी रिवॉर्ड नहीं देने वाले, 250 के नीचे किसी को मुंह नहीं लगेगी। लेकिन अगर मान के चलो 250 नंबर भी आ गए तो बहुत खुशी की बात है, चलो सेटिस्फैक्ट्री है, पहली बार तैयारी कर रहा था बच्चा, मेहनत कर रहा था, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, सही है। और कितने नंबर तक आए, मान के चलते हैं कि 450 नंबर थे। तो इसका मतलब हमने डिसाइड किया है कि हम उसको जो रिवॉर्ड देंगे वो रुपए में देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 इंटू कितना होगा, जितने भी मार्क्स आएंगे, ज्यादा हो जाएगा, इतने पैसे नहीं देने चाहिए इतने नंबर्स पे, तो जितने भी नंबर आएंगे इसका मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा, एम दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे। तो इसका मतलब अगर आपके 250 नंबर आए तो 500 रुपए देंगे, 450 नंबर आए तो 900 नंबर देंगे, 900 रुपए देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 450, 450 इसमें काउंट नहीं किया हमने, इसका मतलब 450 से 550 तक के नंबर हैं। इसका मतलब अच्छे नंबर मान के चलते हैं कि भाई बच्चे ने मेहनत करी है, बहुत अच्छी की, तो 450 को भी काउंट कर रहा है क्योंकि यहाँ नहीं किया, और 550 को फिलहाल इसमें काउंट मान के चलने कर ले रहे हैं हम, 550 के ऊपर वाले से लेंगे। फिर इसका मतलब इसमें थोड़े से और अच्छे हैं, तो इसका मतलब इसमें 4m से मल्टीप्लाई किया, और मान के चलते हैं 4m से मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या करते हैं, 500 रुपए का थोड़ा सा बोनस और दे देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर मान के चलते हैं कि कोई बच्चे ने और मेहनत करी तो 550 नंबर से लेके और वो 600 या 650 नंबर तक लाया, तो 650 नंबर तक लाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 550 को काउंट नहीं करना है क्योंकि वहां कर चुके हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 650 तक काउंट कर लेते हैं। इसका मतलब इस केस में तो ये नंबर काफी अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम 10m दे देंगे, और मान के चलते हैं कि 2000 रुपए की उसको सब्सिडी और दे देंगे, मतलब बोनस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और अगर कोई बच्चा 650 नंबर के ज्यादा लेकर आए हैं, ठीक, इफ m की वैल्यू क्या हो गई, 650, क्योंकि वहां 650 यूज कर चुके हैं इसलिए यहाँ 650 पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे। तो इफ मार्क्स इज 650 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर है, तो बहुत अच्छे नंबर है तो बहुत अच्छे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको देंगे 20m देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 10,000 का बोनस अलग से देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो रिवॉर्ड मिलना है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, फंक्शन ऑफ मास पे, मास पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब रिवॉर्ड इज फंक्शन ऑफ क्या हो गया, मास। और जब रिवॉर्ड इज अ फंक्शन ऑफ मास हो गया, इसका मतलब मार्क्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये टुकड़ों में कर रहा है, और हमने इसको पीस के टर्म में लिखा है, पीसेस के टर्म में लिखा है। और जो ये लिखा हुआ ये सारी के सारे क्या है, डोमेन्स हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई, और ये जो फाइनल रिजल्ट है ये सारे के सारे क्या हो गई, वाई और वैल्यू हो गई रेंज के टर्म में। तो ये एक तरह से क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू हो गई, या इक्वेशन कौन सी यूज करनी है वो वैल्यू हो गई।
इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसमें लिख रहे हैं तो इसके नंबर्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। इसका मतलब हमने पीस वाइज फॉर्मेट में लिखा है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, पीस वाइज फंक्शन। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं लिखा है कि आपने सिर्फ मार्क्स लिया, आपने एक इक्वेशन बनाई कि 10m प्लस कितना हो गया 50, मार्क्स जितने भी आएंगे उसी हिसाब से रखते जाएंगे और फाइनल आंसर निकाल देंगे। नहीं, हमने डिसाइड किया है कि सभी मार्क्स वालों को नहीं देंगे, सिर्फ जो स्पेसिफिक नंबर वाले रेंज के होंगे उनको अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, बिहेवियर ऑफ द क्या हो गया इक्वेशन, या क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्या होगा, डोमेन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग पीस वाइज फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया, पीस वाइज फंक्शन में हमने डिसीजन लिया। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई किसको कितने रुपए देना है। मान के चलते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, ठीक है ना, और वो लेकर आता है, मान के चलते हैं 100 नंबर। उसके जो मार्क्स हैं वो कितना हो गया, M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो उसको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 0, 1 रुपया नहीं मिलेगा उसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलते हैं कि कोई बंदा दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, मेहनत करी है और मेहनत करके वो 500 नंबर पा गया, ठीक है ना, और 500 नंबर पा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अब कितना रिवॉर्ड मिलेगा। देखना पड़ेगा ये 500 लाई कहाँ कर रहा है, किस डोमेन में कर रहा है। तो 500 नंबर 450 और 550 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिवॉर्ड के लिए जो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी R2 के लिए, मतलब जो इसके रिवॉर्ड मिलना है, तो 4m प्लस कितनी बनेगी, 500 बनेगी, इस वाली रेंज के लिए बनेगी। और इस केस में कितने नंबर लाया है, 500। इसका मतलब 500 इंटू 4 कितना हुआ, इसका मतलब हो गया 2000 रुपीज, और 500 रुपए का उसको बोनस मिला। इसका मतलब हमने उसको कितने रुपए देना है, 2500 रुपए दे देना है। खुश रहेगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नंबर्स के हिसाब से हमने उसको पैसे दे दिए। अब एक बच्चा आया मेरे पास में और बोल रहा है, सर मैं तो 600 नंबर लेकर आया हूँ। तो M3 जो बच्चा बोल रहे हैं कि उसके नंबर कितने हैं, 600। तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसको कितने पैसे देना है, क्योंकि भाई बच्चा नंबर अच्छे लेकर आया है, अब उसको वाले 500 वाले रेंज के वाले नंबर थोड़े पैसे थोड़ी दे दूंगा। तो मैं डिसाइड करूंगा कि भाई 600 नंबर आए इस डोमेन, उसमें डोमेन में, और इस डोमेन में जो इक्वेशन चल रही है, जो वैलिड इक्वेशन है वो कौन सी है, ये। इसका मतलब इस टाइम पे डिस्क्राइब फंक्शन कौन सा है, ये। इसका मतलब इस टाइम पे जो R3 को जो रिवॉर्ड मिलेगा किसके हिसाब से मिलेगा, 10m प्लस कितना हो जाएगा, 2000। 600 नंबर है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 रुपए ये हो गए, और 2000 रुपए क्या हो गए, ये हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को कितने मिलेंगे, 8000 रुपए मिलेंगे। इतने तो आ भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इतने पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो पैसे मिल रहे हैं वो किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके मार्क्स पे डिपेंड कर रहे हैं। और मार्क्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस वे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग मार्क्स को स्पेसिफिक डोमेन में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ रेंज में, मतलब डोमेन, रेंज वर्ड नहीं चलता है इसमें, तो डोमेन वर्ड चलता है। तो यहाँ से यहाँ मार्क्स होंगे तो ये, मार्क्स से ये होंगे तो ये। इसका मतलब फंक्शन का जो बिहेवियर है या इक्वेशन जो वैल्यू जो इस टाइम पे वर्क कर रही होंगी, उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड कर रहा है मार्क्स के स्पेसिफिक डोमेन पे। इसका मतलब ऐसे फंक्शन को लिखना क्या कहलाता है, पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं, फिजिक्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। अभी हम बताते हैं, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज है जो आप इस पे गौर करिएगा, हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि यार हमने फंक्शन पढ़ा और हमने इक्वेशन पढ़ा, तो डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन और क्या हो गया, इक्वेशन में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं ना इक्वेशन की, तो इक्वेशन के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। जैसे E इक्वल टू mc², बहुत आराम से समझ में आती है इक्वेशन हमें ये। तो पता चल रहा है कि एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन मास, चलो ठीक है, पता चल रहा है इक्वेशन से। लेकिन कैसे, तो इसके पास में ये जानकारी भी है कि एनर्जी मास पे कैसे डिपेंड कर रही है, मास की वैल्यू रखे जाएंगे, एनर्जी की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इक्वेशन है विच इज डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन इनपुट वेरिएबल मास एंड आउटपुट वेरिएबल एनर्जी, तो एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से क्या कहलाएगा, फंक्शन भी कहलाएगा। तो ये इक्वेशन तो है ये, लेकिन क्या हो गया, ये रिलेशन को भी डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन है। तो अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास एंड हाउ mc²। और अगर आपने सिर्फ फंक्शन फॉर्मेट में लिख दिया कि भैया एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास, तो इसका मतलब सिर्फ इतनी बात अगर लिखी तो ये तो पता चल रहा है कि मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे रिलेट कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, बस रिलेशन है ये पता चल रहा है। इसमें रिलेशन कैसे, ये नहीं पता चल रहा। लेकिन इक्वेशन लिखी है तो ये दोनों बातें रख दी, रिलेशन भी है
ये बात तो बता ही रही है, लेकिन रिलेशन कैसे है, क्या डेटा से कनेक्ट होगा, इसका मतलब ये भी बता रही है। तो कभी-कभी हम लोग आमतौर पे ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि अच्छा एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, मास हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और अगर सिर्फ फंक्शन करके लिख दिया, इसका मतलब एक तरह से इसके पास इंफॉर्मेशन कम है। लेकिन सिंपली फंक्शन है बस इतना समझाने के लिए कि मल्टीपल वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स किसी एक आउटपुट वेरिएबल के साथ किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह रिलेट कर रहे हैं, उनका रिश्ता क्या है, उस रिश्ते को समझाने के लिए कि इनके बीच में रिश्ता है, इनके बीच में क्या होगा, रिलेशन एग्जिस्ट करता है, उसको समझाने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं कि भैया रिश्ता है तो रिश्ता है, थोड़ी बोलेंगे आप बोलेंगे देयर इज अ फंक्शन, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट आउटपुट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ दैट इनपुट वेरिएबल या वेरिएबल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको लेमन लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे भैया एनर्जी का रिश्ता है मास के साथ, ये नहीं लिखेंगे। आप इसको एक स्टैंडर्ड वे में लिखेंगे कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास। बस उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। अब हम अपनी तरफ वापस चलते हैं पीस वाइज फंक्शन पे। अभी तक आपने देखा कि यार ये जो हमने फंक्शन को तोड़ तोड़ के जो लिख दिया है, पार्ट पार्ट में तोड़ के, ये पीस वाइज फंक्शन कहला रहा है। अब ये जो पीस वाइज फंक्शन है यहाँ पर, इसका यूज क्या है फिजिक्स में, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब इसको समझना है तो भाई थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने ये पार्ट पढ़ा होगा और आपको खुद ब खुद ये याद आ जाएगा। अब जरा देखिएगा कैसे। आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा, गॉस लॉ में आपने ये ग्राफ ग्राफ भी पढ़ा होगा कि एक हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या ले ली, शेल ले ली या मेटेलिक शेल ले ली जिसको हमने चार्ज कर रखा है, और जब इसको हमने चार्ज कर रखा होगा, मान के चलें कि पॉजिटिवली चार्ज ऐसे करके रखा हुआ है, और हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की स्टडी करते हैं, सेंटर से लेके बहुत इनफाइनाइट तक सब जगह स्टडी करते हैं, यहाँ भी सेंटर पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जब सब जगह स्टडी करते हैं तो ये होता है कि यार कहाँ कहाँ मेजर स्टडी कर ले तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि यार अगर सेंटर पे स्टडी कर लिया तो भाई स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू हो गई, फिर हम लोग अंदर इनसाइड में स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग सरफेस पे स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग आउटसाइड में स्टडी कर लेते हैं। तो सेंटर हो गया, इनसाइड हो गया, सरफेस हो गया, और क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की स्टडी हम लोग को करना होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की जो हम लोग को स्टडी करना होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सी, रेडियल डिस्टेंस, रेडियल्स के रेडियस के टर्म में, तो क्या हो जाएगी, रेडियल डिस्टेंस के टर्म में स्टडी कर लेते हैं। तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, रेडियल डिस्टेंस। तो इतना पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के हिसाब से क्या हो रहा है, ठीक है ना, फंक्शन क्या वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब रेडियल डिस्टेंस, मतलब सेंटर से ही सारी दुनिया काउंट करी जाएंगी रेडियस के फॉर्मेट में। और हम लोग जब इसके ग्राफ को बनाते हैं तो हमें पता है कि जब आप इसको स्टडी करते हैं सरफेस पर, अब हम इसको स्टडी करेंगे बाद में, उम्मीद करते हैं तो थोड़े बहुत तो आता ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस पे रेडियस इसकी कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो गई आर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग आर की स्टडी करते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर मतलब आर लेस देन आर, तो यहाँ पर तो आर इक्वल टू 0, तो ये लेस देन आर हो गया। और बाहर स्टडी करते हैं तो आर ग्रेटर देन क्या हो गया, आर हो गया। और जब हम लोग सरफेस पे स्टडी करते हैं तो आर इक्वल टू कितना हो गया, आर हो गया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ को बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेंटर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0, और इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट सेट कर लिया जाए इसको। तो हाँ, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, फिर एकदम से सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और फिर क्या होती है, एकदम से सरफेस पे मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से रिड्यूस होती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यहाँ पर कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। अंदर क्या होती है, यहां से लेके यहाँ तक अंदर कहीं पे भी 0 होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और बाहर क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से क्या होती है, 0 होती चली जाती है। ये हमने ग्राफ पढ़ रखा है 12th में, आप गॉस लॉ में पढ़ेंगे।
तो जब हम लोग इस ग्राफ को पढ़ते हैं तो इसकी इक्वेशन को भी लिख सकते होंगे फंक्शन के फॉर्मेट में। तो कैसे लिखते हैं, जरा बात को समझते हैं। आप इसको स्टडी करते हैं कहाँ-कहाँ पे? सबसे पहले स्टडी करते हैं सेंटर पे, फिर आप इसको स्टडी करते हैं इनसाइड पर, आप उसके बाद में कहाँ स्टडी करते हैं? सरफेस पर, और उसके बाद में स्टडी करते हैं आउटसाइड। इतना है, मतलब आउटसाइड का मतलब इस वाले पॉइंट पर करेंगे जिसकी दूरी क्या होगी इस टाइम पे r, और उस टाइम पे ग्रेटर देन क्या हो जाएगी r। तो इसका मतलब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो गया कि डिस्टेंस के टर्म में लिखा जाएगा तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे? दूरी r, और r की वैल्यू किसी इंस्टेंस पे सेंटर पे कितनी होगी? 0, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द क्या हो गया? स्क्वायर से कम। सरफेस पे क्या होगी? r की वैल्यू सरफेस की रेट के बराबर होगी रेडियस के, और आउटसाइड पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r से ज्यादा होगी। और जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 निकल के आती है, इनसाइड भी 0 निकल के आती है। इस टाइम पे क्या होती है? ये मैक्सिमम निकल के आती है, और कितनी आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी चार्ज हमने इसको अप्लाई कर रखा होता है, जैसे मान के चलिए ये Q, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? r स्क्वायर। और जब आप r ग्रेटर देन पे निकल के आते हैं आउटसाइड पे, तो ये क्या हुआ? इनसाइड। ये कहां पर हो गया? E सेंटर। इसका मतलब E आउटसाइड वाली जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल, कितना हो गया? r स्क्वायर। तो एनर्जी इज अ फंक्शन 1/r स्क्वायर। इसमें क्या होगा? पीक वैल्यू है, कांस्टेंट है, और इसके बाद में यहाँ अंदर क्या है? 0 है। तो आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को लिख रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करिए, सेंटर पे 0 है, अंदर 0 है, फिर एकदम से पीक हो गई, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सीधा सीधा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसी का एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस में कैसे हो सकता है कोई चीज। तो आप ऐसे समझिए कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन को लिखा, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी कर दो। फार्मूला क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिट चार्ज, इसका मतलब 1 अपॉन ड्यू टू चार्ज, यूनिट चार्ज नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना हो गया? r स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमेशा घटती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि r के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट पर होगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन लगातार है। इसका मतलब ये टुकड़ों में नहीं है, कहीं बीच में टूटा नहीं। तो बीच में टूटा नहीं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। और लेकिन आप जब इसको देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है, वो क्या होगा? अलग अलग बिहेव कर रहा है। अंदर अलग है, सरफेस पे अलग है, बाहर अलग है। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या है? डोमेन पे डिपेंड कर रहा है, या फिर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, या उसका बिहेवियर क्या होगा? अलग अलग रीजन में अलग अलग है। इसका मतलब जब हम ऐसे रीजन वाइज डिस्क्राइब करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑफ r तो कहलाएगा, लेकिन पीस वाइज फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब हमने इसको कैसे लिख रखा है? बहुत टुकड़ों में तोड़ रखा है, क्योंकि पूरी बात को कलेक्टिवली एक लाइन में लिखना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बातों को 4 तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फील्ड का जो बिहेवियर है 4 डिफरेंट वे से समझा जा सकता है, या 4 अलग अलग रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है। इसका मतलब इसको जब हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? पीस वाइज फंक्शन। दैट इज एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, या E इज मतलब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया? R। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से लिखा जाएगा, और डायग्राम के वे में इस तरह होगा कि अंदर सेंटर पे 0 है, इनसाइड 0 है, सरफेस पे एकदम से ज्यादा है, और ये बदल रही है। तो चूंकि इसके रीजन वाइज चेंज हो रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा? उसके फंक्शन के बिहेवियर को भी हमने वैसे ही डिस्क्राइब किया। तो इसके लिखने का जो ये वे है फंक्शन का, ये कहलाता है पीस वाइज फंक्शन। ये जो पार्ट है, आप इसको देखेंगे तो एटलीस्ट 3 जगह तो आपको देखना ही देखना है। ग्रेविटेशन में देखना है, क्योंकि आप जी की वैल्यू को वेरिएशन को स्टडी करेंगे। आप इसको एम्पियर्स लॉ में भी देखेंगे, आप इसको गॉस लॉ में भी देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसके रैंडम क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं, इसके और भी रैंडम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, हम लोग गॉस लॉ स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन स्टडी करेंगे, तो वहां पे हम लोग पीस वाइज फंक्शन को और गहराई से समझेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू।